हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में एक और अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे इस चैनल पे आजकल जेके एसएसबी सुपरवाइज़र फीमेल और वो भी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे यूनिट वाइज एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, जिसका कि आज हमारा थर्ड जो है वीडियो अपलोड होने जा रहा है। तो दोस्तों, इससे पहले जेकेएसएसबी सुपरवाइजर यूनिट 1 स्पेशलाइजेशन का अपलोड कर चुका हूं एमसीक्यूज क्वेश्चन विद आंसर, ताकि आपको रिवीजन करने में मदद मिले। उसके बाद यूनिट सेकंड भी अपलोड हो चुका है। आज हम यहाँ पे थर्ड यूनिट स्पेशलाइजेशन, जिसका कि वेटेज 60 मार्क्स का है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पेशलाइजेशन का यूनिट थर्ड। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अंत में अच्छा लगा, टॉपिक अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे जल्दी से नज़र मार देते हैं यूनिट थर्ड स्पेशलाइजेशन के सब टॉपिक्स पे। ह्यूमन राइट्स, कंसेप्ट एंड एवोल्यूशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अंडरस्टैंडिंग सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। और फोर्थ टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं वुमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, सोशल इवल्स, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर, फीमेल फेटिसाइड, इन्फेंटिसाइड एंड ड्रग एडिक्शन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे हर यूनिट के डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशलाइजेशन का पोर्शन जो है, जो कि 60 मार्क्स का है, इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं यूनिट वाइज। क्विक जो है रिकॉल रिवीजन के लिए एक पर्टिकुलर बुक से, क्योंकि मैंने ये पहले भी कहा अपनी पहली वीडियो में कि सभी बच्चे जो है बुक्स परचेज नहीं कर पाते, इसलिए बुक्स महंगी भी होती हैं। तो हम बुक्स के हिसाब से आपको यहाँ पे आसानी प्रोवाइड करेंगे उन तमाम एमसीक्यूज। अगर एक बुक से 500 एमसीक्यूज भी आपको मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं यहाँ पे सिर्फ हमारा सब्सक्राइब का बटन प्रेस करने से, तो आपको हेल्प होगी। इसी तरह से हम इस बुक को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट बुक के भी जो है एमसीक्यूज लेकर आएंगे। जहां से भी आपको हेल्प हो सके हम हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, और जितना हमसे हो सकता है हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। आई होप कि आप अब इस वीडियो को आगे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे, तमाम एमसीक्यूज को जरूर, क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करके जाएं, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अपनी क्वेरी, कोई भी सुझाव, कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो यहाँ पे आज हम लेते हैं अपना पहला सवाल यूनिट नंबर थर्ड स्पेशलाइजेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग इन ह्यूमन राइट्स डिप्लोमेसी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ, स्टैंडर्ड सेटिंग मीन्स पुटिंग फॉरवर्ड नॉन बाइंडिंग लीगल स्टैंडर्ड्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर। और इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, द यूडीएचआर इज अ यूएन जनरल असेंबलीज रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। तो कल्चर रिलेटिविज्म का जो है ये थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर रहेगा। कल्चरल रिलेटिविज्म पोइज्ड that local culture should validate the existence and practice of all human rights. Question number 4, what is the meaning of collective rights? collective rights का meaning क्या है? collective rights का सही meaning है, collective rights का सही meaning है ऑप्शन बी, collective rights are those that belong to particular groups as opposed to the individual member of the group. यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे, आप पॉज करके इन्हें आराम से क्वेश्चन एंड आंसर्स को समझ भी सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं जहाँ पे भी कहीं दिक्कत हो। और अगर और ज़्यादा आपको हेल्प लेनी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हेल्प ज़रूर की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जस्टिकेबिलिटी। जस्टिकेबिलिटी का मीनिंग है, जस्टिकेबिलिटी का ऑप्शन ए है, जस्टिकेबिलिटी रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द पर्टिकुलर राइट बाय द रेलेवेंट राइट्स होल्डर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द डेरोगेशन। डेरोगेशन का मतलब है अ स्टेट में सस्पेंड पर्टिकुलर राइट्स
by mean of derogation in circumstances that threaten its existence. क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, वुड अ रिजर्वेशन टू द डेफिनेशन ऑफ द टॉर्चर इन द ICCPR बी एक्सेप्टेबल इन द कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस? यहाँ पे आंसर इसका रहने वाला है बी, और ये देख सकते हैं आप, दिस इज एन अनएक्सेप्टेबल रिजर्वेशन बिकॉज इट्स कंट्रवीन्स दैट ऑब्जेक्ट एंड प्रपोज ऑफ द ICCPR. क्वेश्चन नंबर 8 पे चले तो व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रीटी बेस्ड ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द UN ह्यूमन राइट्स कमिटी, द UN ह्यूमन राइट्स कमिटी. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे चले तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डू ह्यूमन राइट्स वायोलेशन टेकिंग प्लेस आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ ECHR मेंबर्स स्टेट्स फॉल विद इन द रिमिट ऑफ द ECHR. यहाँ THR इन्होंने लिखा, अब ये देख सकते हैं आप भी. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये मैं बात करूंगा, यहाँ पे एरर है इस वर्ड में, ECHR ही होगा. तो ऑप्शन यहाँ पे इसका सही रहने वाला है बी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी, द ECHR अप्लाइज एक्स्ट्रा टेरिटोरियली इन सर्कमस्टांसेस वेयर अ मेंबर स्टेट एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल. क्वेश्चन नंबर 10 पे चलें तो व्हाट इज द रेशनल ऑफ द एग्जॉशन ऑफ लोकल रेमेडीज इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स? तो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर रहने वाला है. तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ये है कि यहाँ पे द लोकल रेमेडीज रूल एम्स ऑन द वन हैंड टू रिस्ट्रिक्ट द वॉल्यूम ऑफ द पिटिशंस और टू इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल वाइल एट द सेम टाइम बिल्डिंग अप द कैपेसिटी ऑफ द लोकल कोर्ट्स. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट जो है 11 पर चलें तो हमें देखने को मिलेगा, इन 1993 नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 पे चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 पे है, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट पेव्ड द वे फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. इट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन इन, तो ऑप्शन डी है यहाँ पे राजस्थान. क्वेश्चन नंबर 13 पे चलें, इफ द इंफॉर्मेशन सॉट अंडर द RTI एक्ट इज कंसर्न्ड विद द लाइफ ऑफ और लिबर्टी ऑफ द पर्सन दैट शैल बी प्रोवाइडेड विद इन डैश द रिसेप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट. ऑप्शन सी 48 आवर्स के अंदर अंदर ये सब होना चाहिए. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर चले तो क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव असेंट टू द राइट टू इंफॉर्मेशन बिल ऑन. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, जून 15 2005. उसके बाद चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15 पे, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाइल नॉट मेंशनिंग द वर्ड प्रेस प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन. ऑप्शन सी 19 आर्टिकल और पार्ट 1. और इसके बाद चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे, द प्रिस्क्राइब्ड फी अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कैन बी रिमिटेड थ्रू, और यहाँ पे आपको ऑप्शन डी मिलेगा ऑल ऑफ दीज. तो यहाँ पे आप पोस्टल ऑर्डर से भी वो फी भर सकते हैं, कोर्ट फीस भी भर सकते हैं, चालान भी भर सकते हैं. तो 10-11 रुपये का चालान होता है ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, ये आपको ज़्यादा बेहतर पता चल सकता है. और इसको इन डिटेल पढ़ें तो RTI गूगल कर ले, RTI इंडिया या RTI जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको मिल सकता है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलें तो द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर. तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है, यहाँ पे डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू IB, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रॉ. क्वेश्चन नंबर 18 में है, दोज राइट्स दैट प्रोटेक्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ और दैट प्रोवाइड फॉर द फाउंडेशन ऑफ एन एडुकेट क्वालिटी ऑफ लाइफ आर कॉल्ड. तो ऑप्शन बी जो है सोशल राइट्स, सोशल राइट्स, सोशल राइट. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ केरला इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिब्बी मैथ्यू. क्वेश्चन नंबर 20, द प्रेसिडेंट हु असेंटेड द राइट टू इंफॉर्मेशन बिल. तो यहाँ पे है ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम. क्वेश्चन नंबर 20 के बाद चलें 21 पे, तो 21 पे आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज रॉन्ग. अब यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है और चौथे ऑप्शन को हम देखते हैं. चौथा ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको और इसका सही आंसर है ए. और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो इज रॉन्ग. तो यहाँ पे पहला वाला रॉन्ग है, अबॉर्शन वाज लीगलाइज्ड बाय द अबॉर्शन एक्ट 1967. ये रॉन्ग है, मतलब इसको तो आप रॉन्ग मानेंगे, लेकिन बाकी सारे करेक्ट हैं. तो करेक्ट में क्या है, अबॉर्शन एक्ट 1967 प्रोवाइड्स डिफेंस फॉर डॉक्टर हु एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द अबॉर्शन एक्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस. अबॉर्शन इन एन ऑफिस, यहाँ पे अबॉर्शन इन एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 58 and 59 of the offense against the person act 1861
इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन डी पे आप देखें तो अबॉर्शन इज एन ऑफेंस अंडर S11 ऑफ द इन्फेंट लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट 1929। इस तरह से ये सारे ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलें। सेक्शन 58 ऑफ द ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट 1861 प्रोवाइड्स दैट इट इज एन ऑफेंस इफ, जहाँ पे डी ऑप्शन है, अ प्रेग्नेंट वुमन अटेम्प्ट्स एंड इंटेंट टू कॉज हरसेल्फ अ मिसकैरेज। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलें। सेक्शन 1 ऑफ 1A ऑफ द अबॉर्शन एक्ट 1967 प्रोवाइड्स, तो क्या करती है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे डी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा प्रोवाइड्स अ डिफेंस फॉर अ डॉक्टर हु कैरीज आउट एन अबॉर्शन इन कंप्लायंस विद द एक्ट प्रोवाइडेड दैट द प्रेगनेंसी हैज नॉट एक्सीडेड इट्स 24 वीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 1(1)(b) of the Abortion Act 1967 permits abortion to be carried out where necessary to, ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे देख सकते हैं हम, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा, प्रिवेंट ग्रेव परमानेंट इंजरी टू द फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। यहाँ पे सेक्शन 1(1)(c) ऑफ द अबॉर्शन एक्ट 1967 provides grounds for the abortion if continuance of the pregnancy involves risk to the pregnant woman life greater than if the pregnancy was terminated। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलें तो यहाँ पे आपको देखने को मिला सेक्शन 1(1)(d ऑफ द अबॉर्शन एक्ट 1967 प्रोवाइड्स ग्राउंड फॉर द अबॉर्शन। यहाँ पे अबॉर्शन एक्ट के बारे में ज़्यादातर आपको क्वेश्चन मिलेंगे और अबॉर्शन एक्ट को आप ज़रूर इन डिटेल पढ़िएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इफ देयर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क दैट इफ द चाइल्ड वर बॉर्न इट वुड सफर फ्रॉम द सच फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज एज टू बी सीरियस हैंडीकैप्ड। तो यहाँ पे कुछ आप समझ सकते हैं कि अबॉर्शन करने की कहाँ कहाँ पे इजाज़त है, कब कब आप अबॉर्शन कर सकते हो, किस हालत में कर सकते हो। तो यहाँ पे भी उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल भी था कि आप अबॉर्शन कब कर किस ग्राउंड पे कर सकते हो। हाँ, उस बच्चे का जन्म नहीं करवा सकते जिससे भी अल्ट्रासाउंड या उस स्कैन करने से ये पता चले कि बच्चा जो पैदा होगा उसको फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं और वो सीरियसली हैंडीकैप्ड होगा जब वो दुनिया में आएगा पैदा होने के बाद, तो इसलिए उसको टाइम रहते ही पहले ही अबॉर्ट करवा दिया जाता है। सेक्शन जो है 27 क्वेश्चन है सेक्शन 1(1)(d ऑफ द अबॉर्शन एक्ट 1967 इज कंसीडर्ड टू बी द हाईली कंट्रोवर्शियल बिकॉज, क्यों कंट्रोवर्सी में है ये वाला एक्ट, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा डी है और डी है ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट और ऑल द ऑप्शंस में है सबसे पहले द प्रोविजन कुड बी टेकन टू इम्प्लाई दैट द वैल्यू ऑफ द हैंडीकैप्ड फ्यूटल लाइफ जो है, उसके बाद इज वर्थ लेस देन द लाइफ ऑफ द हेल्दी फ्यूटस, उसके बाद ये भी एक कारण है, इसको काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा। द एक्सप्रेशन सीरियसली हैंडीकैप्ड एंड सब्सटेंशियली रिस्क आर इनहेरिटली सब्जेक्टिव, it could be considered unethical for a woman to be able to choose to abort a fetus of the basis of perceived negative characteristics। इस तरह से ये बातें सामने आ सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे इसीलिए इसको भी काफ़ी वो जो है क्रिटिसाइज किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है इथिकल प्रिंसिपल इन सपोर्ट ऑफ द अबॉर्शन डू नॉट इंक्लूड, तो अबॉर्शन इज ऑफ अ यूटिलिटेरियन वैल्यू टू अ वुमेन। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर द केस पैटर्न वर्सेस यूके 1983 EHRR 408, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है अ पोटेंशियल फादर हैज़ नो राइट्स वेदर और नॉट अ वुमन कैन टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलें। द बेस्ट आउटकम फॉर कंपनसेशन फॉर अ डिसेबल्ड चाइल्ड बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ द नेग्लिजेंट केयर ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग द प्री नेटल पीरियड इज लाइकली टू बी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव, कोई भी अ रॉन्गफुल बर्थ एक्शन, अ रॉन्गफुल लाइफ एक्शन, अ रॉन्गफुल कंसेप्शन एक्शन एट्सेट्रा, इसमें कोई भी इंक्लूड नहीं करता। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे ए सरासर क्लियरली मेंशन है, हिंदूज जो है सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे मुस्लिम्स हैं और उसके बाद बाकी मतलब रिलीजियस कम्युनिटीज़ इंडिया में रहती हैं। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट माइनॉरिटी ऑफ कम्युनिटी इन इंडिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुस्लिम जो है हिंदूज़ के बाद सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन में, तो ये लार्जेस्ट माइनॉरिटी भी कहलाती है। उसके बाद व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, उसके बाद यहाँ पे गोंड जो है लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया की। उसके बाद व्हाट इज़ द स्टेट विद द हाइस्ट विच इज़ द स्टेट विद द हाइस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट एज पर सेंसस 2001, ये पुराना सेंसस, आप 2011 को भी प्लीज़ रेफ़र कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सेंसस में बताया पंजाब, लेकिन उसके बाद भी सेम ही कंडीशन रहेगी मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है, फिर भी आप सेंसस 2011 को ज़रूर जो है चेकआउट कीजिएगा। सेंसस 2011 पर भी अगर आप क्वेश्चन चाहते होंगे तो मेरा एक वीडियो भी है, वो ज़रूर पढ़िएगा, डेमोग्राफी के बेसिस पे है, उसे ज़रूर देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 35 पे व्हाट विच इज़ द स्टेट विद द लोएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एज पर सेंसस 2001 सेंसस, तो यहाँ पे फिर है मिजोरम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट एज पर सेंसस 2001, तो यहाँ पे है चंडीगढ़। मैं बार बार कह रहा हूँ सेंसस 2001 के क्वेश्चन भी पढ़ लें, सेंसस 2011 के भी पढ़ लें, 2001 से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं होता एग्जामिनर का। विच इज़ द यूनियन टेरिटरी विद द लोएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट एज पर 2001 सेंसस, तो यहाँ पे है दमन एंड दादरा एंड नागर हवेली, जबकि अब ये क्लब हो चुकी है दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली। उसके बाद विच इज़ द स्टेट विद द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एज पर सेंसस 2001, तो यहाँ पे है सी मिजोरम, मिजोरम में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स है। विच इज द स्टेट विद द लोएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब एज पर सेंसस 2001 सेंसस, तो यहाँ पे है ऑप्शन बी गोवा। उसके बाद यहाँ पे आज का हमारा आखिरी सवाल है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आखिरी सवाल है, 40वां सवाल है इस यूनिट 3 का। यूनिट 3 का आखिरी क्वेश्चन है विच इज़ द यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एज पर सेंसस 2011, तो यहाँ पे है लक्षद्वीप। तो मैं यहाँ पे फिर से कहूँगा कि आप जो है यहाँ पे सेंसस 2000 जो है अगर 10 आप सॉरी हाँ मैं एक बार दोबारा से देख लूँ, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे ये सेंसस 2001 जो है वो कर रहे हैं तो सेंसस 2011 भी करंट अफेयर के हिसाब से बनता है, क्योंकि नया वाला सेंसस जो 2021 में होना था वो नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, 2001 में सेंसस हुआ, 2011 में सेंसस हुआ, अब ये 2021 में सेंसस होना था, कोविड की वजह से ये सेंसस नहीं हुआ है, इसलिए हमारे पास डेटा जो लेटेस्ट है वो 2011 का ही रहने वाला है। और आप इन दोनों सेंसस के ज़रूर करंट अफेयर्स देख लीजिएगा। अगर वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डेमोग्राफी के बेस पे एक वीडियो कंप्लीट पड़ा होगा मेरे वीडियो सेक्शन में, वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। यूनिट 3 जो है आज उसके हमने जो है यूनिट 3 के MCQs किए हैं, और MCQs भी हम किसके कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन जो है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी वेटेज जो है वो 60 मार्क्स की है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अभी तक आप इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब करके जाएं, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आपको इसी तरह से आगे भी मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।